और खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। पीएम मोदी ने मुल्क में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 91 एफएम ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। 18 रियासतों और 2 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के 84 अजला इससे मुस्तफीद होंगे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रांसमिशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में पीएम मोदी ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमिशन का ये आगाज मुल्क के 2 करोड़ आवाम के लिए एक तोहफा है। प्रचित इलाकों तक आकाशवाणी की पहुंच लगातार बढ़ रही है। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री साथी, सांसदगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में पद्म सम्मान पाने वाले अनेक व्यक्तित्व भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी आदरपूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। जिन जिलों को कवर किया जा रहा है उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, उनको भी सविशेष इसका लाभ मिल रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसका काफी लाभ हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को होगा, युवा मित्रों को होगा। इसके लिए उन्हें मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मूसलाधार बारिशों की वजह से कश्मीर के दर्जे हरारत में नुमाया कमी हो गई है और साथ ही दरियाई जहलम समेत दीगर नदी नालों के किनारों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों ने नदी नालों के किनारों की फौरी मरम्मत के लिए महकमा इरिगेशन व फील्ड कंट्रोल से रुजू किया है। उधर मुतल्लिका महकमे ने कई अहम मकामात पर इन किनारों की मरम्मत के लिए इकदाम किए हैं। लोगों का कहना है कि सैंड माफिया की जानिब से दरियाओं से बेतहाशा रेत और बजरी निकालने से भी ये किनारे टूट रहे हैं और इंतजामिया को इसका संगीन नोटिस लेना चाहिए। मूसलाधार बारिश की वजह से जो जहलम में जो पानी की सतह वो काफ़ी ऊपर हो गई, तो इस वजह से यहाँ पर जो लैंड स्लाइडिंग हुई है, इस वजह से थोड़ा बहुत इसको डैमेज हुआ है। अब इस डैमेज के हवाले से हमने थोड़े बहुत ये जेसीबी लाए, तो इसका थोड़ा बहुत हम करेंगे कुछ ऑर्डिनरी टेम्परेरी सोल्यूशन। तो वेरी सून वी विल टेक सम परमानेंट सोल्यूशन। हर किसी को पता है कि सैंड माफिया
जहली में काम करते हैं, लेकिन हम सुबह 9 बजे यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं, 5:30-6 बजे हम वापस चली जाती है, तो रात के अंधेरे में ये आ जाते हैं। हम क्या करेंगे, हमारे जो मैन पावर्स हैं वो बहुत कम है। हम 5-6 मुलाजिम यहाँ से खानबल डाउन स्ट्रीम से लेकर सतर हालमला जो हमारा गेज हट है ना, जहाँ तक हमारी ये जुरिडिक्शन है, तो हम चले जाते हैं उधर संगम, तो यहाँ पर फिर फोन आ जाता है फलानी जगह ये हुआ है। हम यहाँ पहुँचते हैं तो फिर हमने बहुत 100 टाइम्स वी हैव टेकन FIR अगेंस्ट दिस सैंड। अनंतनाग के लेवर पहलगाम इलाके में एक जंगली सोर सड़क किनारे मुर्दा पाया गया। बताया जा रहा है कि ये सोर बज़ाहिर किसी गाड़ी के साथ टकराने की वजह से मर गया है। लोगों के मुताबिक हाल ही में इस इलाके में 4 से 5 जंगली सोरों के एक झुंड को देखा गया था। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इन की बढ़ती आबादी और उनके अचानक नमूदार होने से लोगों में काफी तशवीश पाई जा रही है। लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ से जंगली जानवरों की आबादी में दाखिल होने के इक़दाम करने की अपील की है। इंतजामिया श्रीनगर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तरक्की दे रहा है, लेकिन फिर भी शहर के कुछ इलाके खस्ताहाल हैं। डल झील में मौजूद मशहूर चिनार बाग, जिसे हेरिटेज गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही खराब और खस्ता हालत में है और जंगली घास गार्डन को आने वालों के लिए तकलीफ का बाइस बनी हुई है। बाग मुखालिफ समाज अनासिर की सरगर्मियों का मरकज भी बन गया है। मकामी लोगों ने इस बाग की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए थे हमारे साथ, मतलब एग्रीमेंट्स नहीं किए थे, बहुत सारे वादे किए थे हमारे साथ कि ऐसा होगा, पार्क मेंटेन होगी, लेकिन आप खुद हालत देखिए यहाँ की 0% ये मेंटेन है। और यहाँ पे ये ड्रग हब बन गया है। नोबडी इज टेकिंग एनी एक्शन, जबकि सबको पता है ये मेन ड्रग हब है श्रीनगर सिटी के अंदर। यहाँ पे छुरियाँ चलती है, कत्लो गारत होती है, बट नोबडी इज टेकिंग एनी एक्शन। हमने हायर अथॉरिटीज को भी बहुत दफा कम्युनिकेट करने की कोशिश की, बट वी गॉट नो रेस्पॉन्स। नहीं, पहले तो ये बहुत खूबसूरत था। गवर्नमेंट को इसके बारे में एक कदम उठाना चाहिए, इसको अच्छी तरीके से ठीक करना था। बाद में सभी आएगा, टूरिस्ट भी आएगा, अपने बच्चे कश्मीरी का वो भी आएगा, दूर दूर से बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, लेकिन आज यहाँ अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे अच्छे झूले होने चाहिए, मतलब झूले हैं अच्छे, वो टूटे हैं। आप इसकी हालत देखिए यहाँ पे कोई वैसे पहले मजा था ना, यहाँ पे छोटे बच्चे आ रहे थे, यहाँ पे मतलब जगह ही नहीं होती थी। आधे झूले टूटे हुए हैं, आधे को, तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे ठीक कीजिए, तो यहाँ पे अच्छा मजा होगा। हमें बहुत मजा आया, मगर यहाँ पे ये ग्रास निकलता है, फिर जब ये चुभता है फिर इससे कुछ निकलता है, इसलिए हम डरते। हाँ, ये बहुत अच्छी पार्क है, मगर इसको थोड़ा मेंटेन करना है। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC करगिल फिरोज अहमद खान ने बारसू ब्लॉक का दौरा किया। एडशो रोड पर जारी तामीराती कामों का मुआयना किया और इलाके में दीगर तरक्याती सरगर्मियों का भी जायजा लिया। सीसी को बताया गया कि 8,600 मीटर्स में से 5,200 मीटर पर सड़क की तामीर का काम मुकम्मल है और एडशो रोड इस साल के आखिर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। सीसी ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शिरकुंड का भी दौरा किया, तलबा और फैकल्टी मेंबरान से बातचीत की और बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को तमाम तरक्याती कामों को तेज करने की हिदायत दी। फुटब्रिज की तामीर से मुतालिक खान ने कहा कि मुमकिना रास्ता निकाला जाएगा और पुरानी इमाम बारगाह और लाइब्रेरी की तामीर के हवाले से जरूरी कार्रवाई की जाएगी। सीसी ने इलाके में जल जीवन मिशन के कामों को हमवार करने के लिए मुतल्लिका महकमे के साथ मामला उठाने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने सैलाब ज़दा इलाकों की अलसर-ए-नौ तरतीब देने की हिदायत दी। कानकनी के ठेकेदारों की जानिब से रेत की रॉयल्टी स्लिप्स काटने के खिलाफ डंपर ड्राइवरों ने सांबा जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने सरकारी रेट के मुताबिक पर्ची काटने का मुतालबा किया। एहतजाजियों का कहना है कि 2 दिन के डंपर ड्राइवर अपनी गाड़ियां लेकर खड़े हैं,
लेकिन कानकनी के ठेकेदार पर्ची नहीं काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी रेट 375 के करीब है, लेकिन कानकनी के ठेकेदार 1000 की पर्ची काट रहे हैं। उन्होंने इंतजामिया से इस मामले में मुदाखलत करने की अपील की और सरकारी रेट के मुताबिक पर्ची काटने की मांग की। हर बार मसला बनता है, हर बार शाम को बोलते हैं जी ले लो पर्ची, जो है रेट इसी रेट पे देनी है। पहले तो मैं रेट की बात करूं, रेट जो है सरकारी रेट है 375 रुपये सैकड़े का, जो कि ये पहले भी रेट ज़्यादा लेते थे, सभी को पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है और लोगों को भी पता है। लेकिन करना क्या है, हम थका हार के बैठ जाते हैं तो देते हैं। परसों से इन्होंने किया है कि 10 रुपये लेना है, मतलब 1000 रुपया सैकड़े का लेंगे, अगर लेना है तो पर्ची मिलेगी, नहीं तो अदरवाइज गाड़ी वालों को बोलते हैं कि हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया है। अगर तो वो 1000 रुपया सैकड़े का देगा तब इनके पास स्टॉक भी है, पर्ची भी है, सब कुछ है। अगर वो बोलता है कि नहीं जी मैंने जो सरकारी रेट है उस रेट पे पर्ची लेनी है, तो बोलते हैं जी हमारे पास स्टॉक नहीं है, हमारे पास क्वांटिटी खत्म हो गई है, आपने जो करना है कर लो। परसों से ड्राइवर इधर बैठे हुए हैं जी, आपके सामने गाड़ियाँ जो लगी हुई हैं, बेचारे इन्होंने खाना नहीं खाया, इधर कोई खाने का साधन भी नहीं है। आपको पता नाले में कोई होटल नहीं है, कुछ नहीं है, इन्होंने बेचारों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। अभी हम थक हार के हमने ये फैसला लिया है कि हमने ये मतलब जो हमारा प्रोटेस्ट है ये करना है, और अगर हमें पर्ची नहीं मिली, या तो हम रोड बंद करेंगे या फिर ये सारी गाड़ी हम डीसी ऑफिस लेके जाएंगे। तो नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। कश्मीर की ईमानदारी, कश्मीरियत और इंसानियत एक बार फिर दिखाई दी। पर्यटकों का खोया सामान लौटाया गया। ये पर्यटक कश्मीरियत और इंसानियत की मिसाल देखकर खुश। देश की जनता से गुलमर्ग आने की अपील। किश्तवाड़ जिले के बस स्टैंड के पास एजाज अहमद के घर में आग लग गई। सिलेंडर फटने से दूसरी मंजिल जलकर राख। दमकल वाहनों के देरी से पहुंचने से लोगों में गुस्सा। कुंजर में G20 और Y20 पर एक सेमिनार का ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कब होंगे और इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। इसी बीच इलेक्शन कमीशन ने एरो तैनात कर दिया है। तमाम 90 असेंबली हलकों के लिए तकर्रुरी के लिए हिदायत जारी की गई है। एरो तमाम इंतखाबी सरगर्मियों को देखेगा। वोटर लिस्ट 27 मई को जारी की जाएगी। लद्दाख के लिए भी 2 एरोज मुकर्रर किए गए हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में जबरी गुमशुदगियां और सियासी कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन में इजाफा हुआ। तंजीम के मुताबिक मजहबी अक़लियतों और ख्वाजा सराओं के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात, तौहीन मजहब के मुकदमात और इश्तियाल अंगेजी में भी इजाफा हुआ है। कमीशन का मानना है कि मुल्क को दरपेश आईनी और सियासी बहरान को अदालत के जरिए हल करने के मामले ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है। अक़लियतों की इबादत गाहों की बेखुरमती और दीगर मजहबी बरादरियों के साथ इम्तियाजी सलूक के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है। वादी कश्मीर के बालाई इलाकों बशमूल सयाती मकाम गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। गुलमर्ग और टंगमर्ग में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए सयाह बर्फबारी देखकर फूले नहीं समाये। टंगमर्ग और गुलमर्ग में ज्यादातर लोग बर्फबारी के मुंतजर होते हैं, क्योंकि गुलमर्ग और टंगमर्ग में बेशतर लोग सयाहत से वाबस्ता है। इसी सयाहत पर उनका रोजगार मुनहसर होता है। इस मौसम में उनके रोजगार में इजाफा होता है।
जम्मू कश्मीर में रवां साल रिकॉर्ड सयाहों की आमद मुतवक्का है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह उम्मीद जाहिर की। ख्याल रहे कि पिछले साल 1.88 करोड़ सयाहों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उम्मीद जताई कि इस साल 2 करोड़ सयाह यहां आएंगे। श्रीनगर में कई दिनों से बारिशें हो रही हैं और वही गुलमर्ग में आज सुबह सुबह बर्फ भी हुई। आपको बता दें कि टूरिस्ट जो हैं, टूरिस्ट इस वक्त हिंदुस्तान के नहीं पूरे दुनिया के कोने कोने से कश्मीर में दिख रहे हैं। आपने देखा होगा कल एलजी जो है उन्होंने कहा था कि लास्ट ईयर 1.28 करोड़ टूरिस्ट यहाँ पे आए और काफी ज्यादा हेवी फुटफॉल रहा। और अगर हम इस साल की बात करें तो एक्सपेक्टेड टूरिस्ट फुटफॉल जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा है और टूरिस्ट जो है काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और आपको बता दूं कि जहाँ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग को छोड़ कई सारी ऐसी नई टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, कई सारे ऐसी नई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो वो डेवलप कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको डेवलप करने में जो वहाँ के लोकल्स हैं उनकी इकोनॉमी में ओवरऑल एक बूस्ट आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि 2019 के बाद आज 2023 में जो कहीं ना कहीं कश्मीर इकोनॉमिकली पीछे चला गया था वो आज वापस आ रहा है और कहीं ना कहीं टूरिस्ट की वजह से अपनी इकोनॉमी में अरूज को छू रहा है। कैमरामैन अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गांधरबल से साबिक रुकन असेंबली शेख इशफाक जब्बार को 6 साल के लिए पार्टी की बुनियादी रुकनियत से हटा दिया। शेख इशफाक जब्बार के नेशनल कॉन्फ्रेंस से अखराज ने एक बार फिर इस मामले पर बीजेपी और अपोजिशन जमातों के दरमियान गर्मा गर्म बहस छेड़ दी है। पेश है ये खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए गांदरबल को उसका गढ़ समझा जाता है क्योंकि माजी में इस हलके से अब्दुल्ला खानदान की 3 नस्लें मुंतखब हुई थीं। एनसी के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1977 में, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला 1983, 1987 और 1996 में 3 बार और उमर अब्दुल्ला 2008 में मुंतखब हुए थे। साबिक वजीर मरहूम शेख जब्बार के बेटे शेख अशफाक जब्बार गांदरबल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर इलेक्शन में उतरे और 2014 की असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। इससे कबल अशफाक जब्बार ने कांग्रेस की टिकट पर 2 से ज्यादा बार इंतखाबात में हिस्सा लिया लेकिन हमेशा नाकाम रहे। लेकिन अब एक बार फिर सूरत हाल बिल्कुल बदल गई क्योंकि शेख अशफाक जब्बार का नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई ताल्लुक नहीं रहा। पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अशफाक जब्बार को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर 6 साल के लिए पार्टी रुकनियत से मुअत्तल करने का ऐलान किया है। अशफाक मायूस हैं और पार्टी क़यादत को उसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम धोखा खाने वालों में से, धोखा देने वालों में से नहीं है। हमारी फितरत में नहीं है धोखा देना। हमने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के इस जमात के लिए हमेशा कुर्बानियां दी है। वही एक मोहब्बत थी इस जमात के साथ, इस झंडे के साथ, क्या ये एक पहचान थी है नहीं। तो जो हमें अपने बुजुर्गों ने विरासत में दिया था हम इसको सुधार करना चाहते थे। जो गैर लोगों के हाथों में ये कमांड चली गई है, नासिर सोगामी आज डिक्टेशन लोगों को सुनाता है, जिसने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना एक ग्रुप खड़ा करके रखा है, जिन्होंने लीडरशिप को यरगमाल करके रखा है और जो हमेशा उनको गलत बयानी की। और हमने काफी बर्दाश्त किया इस जमात में रह के और हमने हमेशा इनको वो बात कही कि जो जमात के लिए ठीक थी, लेकिन उनको शायद जमी नहीं। तो दुख इस बात का है कि जो फारूक साहब ने जो टाइमिंग इसके लिए मुकर्रर की वो मेरे वालिद का 34वां यौम वफात था। मुझे बहुत सारे साथियों ने कहा आप रिजाइन कर दीजिए, मुझे दिन में ही पता चला था। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं चाहता था कि मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं धोखेबाजों में से नहीं हूँ। मैंने कहा यही करने चाहिए इनकी तरफ से, चाहे मुझे उसमें थोड़ा मुझे दिक्कत भी हुई, मुझे जमीर को अपने मारना पड़ा। अभी भी मैं अंदर से मेरा खून जल रहा है, आपको नहीं पता मेरे से मुझे क्या होगा। 10 साल बहुत दर्द हुआ, अभी भी दर्द है। वो दर्द में प्रैक्टिकली अब दिखाऊंगा इनको, वो लोग फैसला जवाब देंगे इनको उस दर्द का। जम्मू कश्मीर में पीडीपी की तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी इस तरह की सूरत हाल का मुशाहिदा नहीं किया है। ये सिर्फ पीडीपी ही है जिसको पिछले 5 सालों में बहुत बड़ा धचका लगा है।
जिसके कई लीडरों, साबिक वुज़रा और कारकुनों ने या तो पार्टी से इस्तीफा दे दिया या पार्टी की तरफ से हटा दिया गया। इससे पहले पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया था कि बीजेपी ने अपने लीडरों में खौफ पैदा करने के लिए पिट्ठू की ताकत और एजेंसियों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो पार्टी से बाहर हो गए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत अशफाक जब्बार के बाहर जाने पर बीजेपी पर वही इल्जामात लगा रही है। कोई शक नहीं है कि हमारे लोगों के ऊपर भी प्रेशर खतरनाक किस्म का है, लेकिन हमारी जो रवायत हैं, हमारी जो पॉलिसी और प्रोग्राम है पार्टी का, उसमें हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि कोई भी आदमी जो पार्टी की डिसिप्लिन से बाहर, पॉलिसी मैटर से बाहर जाएगा, वो फिर पार्टी में नहीं रहता है। बाकी रहा यह कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, जिस तरह पीडीपी को किया। ये जो अपनी पार्टी है, ये कौन लोग हैं, अपनी पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो कौन? वो एक ज़माने में तो पीडीपी थे, तो सारे ही वहाँ से है, और वो वही लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टियाँ बचाने के लिए वहाँ से वापस आ गए हैं। अगर उसको ऐसा लगता था तो उसने कभी लीडरशिप से बात की, कभी हाईकमांड से बात की कि किस जगह पे उसको नहीं सुना गया और किस मामले में नहीं सुना गया, बल्कि वो हमेशा अलग थलग से एक जो चीज़ कर रहा था वो पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। कि शेख जब्बार साहब को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में निकाला, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अंदरूनी मसला है, उनकी पार्टी का मसला है। लेकिन एक बात तो जग जाहिर है, जो डॉक्टर फारूक साहब ने कही है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी या नई दिल्ली की सरकार ये पूरा जोर लगा, इसने पूरा जोर लगा के पीडीपी को बुलडोज करने की कोशिश की। हमारे लोगों को झूठे केसों में उलझाया गया, डराया गया, प्रेशर बनाया गया, और जिस तरीके से माहौल पूरे जम्मू कश्मीर में बनाया गया कि उनको डर खतरा था पीडीपी की, ये एक लोगों की, आवाम की बात करती है, लोगों की बात करते हैं, तो ये हमारे जबर जुल्म के खिलाफ बोलते हैं। तो उन्होंने पूरी कोशिश की हमारी पार्टी को तबाह करने की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि कैडर आज भी वहाँ है, लीडर आते हैं जाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, कैडर आज भी वहाँ है, पार्टी आज भी मजबूत है। आज भी देखिए जम्मू हेडक्वार्टर में लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। ताहम बीजेपी अपने मुखालिफिन की तरफ से लगाए गए उन इल्जामात से बेनियाज है। पार्टी लीडरों का कहना है कि एनसी, पीडीपी या कांग्रेस जैसी पार्टियों में अंदरूनी जमहूरियत नहीं है, और यही वजह है कि इन पार्टियों के मास बेस लीडर इन्हें छोड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने समय पर कार्य किया है, उसके बाद पीडीपी ने अपने समय में कार्य किए हैं। लोग उनकी मानसिकता जो है वो समझ चुके हैं। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, और भारतीय जनता पार्टी का किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से किसी किस्म का सरोकार नहीं है। हम लोग किसी की लाइन को छोटा नहीं करते, हम लोग अपनी लाइन को जो है वो लंबा करते हैं। लेकिन जहाँ तक इन पॉलिटिकल पार्टियों का प्रश्न है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, इन लोगों ने कभी भी ना देश हित में काम किया है, ना समाज हित में काम किया है, ना ही अपने वर्कर्स के लिए काम किया है। ऐसे समय में उनके वर्कर्स उनको छोड़कर जाते हैं, तो ये उनका पार्टी का और ख़ासतौर पर उनकी अपनी सोच है जो उनके कार्यकर्ताओं की है। ज़बार के साथ और उस टीम में जब ज़बार भी एमएलए था, मैं भी एमएलए था, लेकिन मेरा मानना है कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी अपने कार्यकर्ताओं के हित के लिए कभी नहीं सोचा। तो ऐसे समय ये लोग जो हैं उस पार्टी से दूर हो रहे हैं, और आज मैं देखा कि उसको 6 वर्ष के लिए पार्टी से जो है वो निष्कासित किया है। ये लोग, ख़ासतौर पर ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को के अहित में बात करना चाहते हैं, उनकी तरफ से ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी का इन पॉलिटिकल पार्टियों से कुछ लेना देना नहीं है। साबिका एमएलए शेख अब्दुल जब्बार का नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकल जाना नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। पार्टी का इल्ज़ाम है कि बीजेपी एजेंसीज़ का इस्तेमाल करके अब पीडीपी के बाद उनके मेंबरान, उनके लीडरान और उनके वर्कर्स को परेशान कर रही है, डरा रही है। बीजेपी इसका खंडन कर रही है, और शेख अब्दुल जब्बार ने भी इस सारे इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ और लीडरान जो है आगे चल के पार्टी से निकल सकते हैं, मुस्तफ़ी हो सकते हैं, क्योंकि उनको शिकायत है कि पार्टी लीडरशिप उनको कॉन्फ्रेंस में नहीं ले रही है, और जो फैसले हो रहे हैं बड़े या छोटे, वो आम ग्राउंड पे जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, लीडरान हैं, उनको एतमाद में लिए बगैर ही लिए जा रहे हैं। आगे की सियासत क्या करवट लेती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत क्या करवट लेती है, और पार्टी आगे चल के जो ये डैमेज हुआ है उसको किस तरह से पूरा करती है या उसकी भरपाई करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन आशु के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।